नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं सुर्खियां अखबार की। शुरुआत खबरों के साथ करते हैं। 23 जुलाई को आएगा मोदी 3.0 का पहला बजट। जी हां, 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये बजट पेश किया जाएगा। तो ये तीसरी बार ऐसा होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट पेश करने के साथ में कई और ऐसी उम्मीदें इस बार फिर से मिडिल क्लास वर्ग को खास तौर पर रहने वाली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र को मंजूरी भी दे दी है। तो 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक के लिए बजट सत्र चलने वाला है और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि बजट सत्र को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और ये हम आपको अखबार का ये पृष्ठ दिखा रहे हैं जिस पर इस खबर को कोट किया गया है और यहाँ आप देख पाएंगे बजट सत्र को लेकर के दैनिक जागरण ने इससे जगह दी है और 23 जुलाई से क्योंकि मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट आना है उसको लेकर के मंजूरी राष्ट्रपति की तरफ से मिल चुकी है और अब जब ये बजट पेश किया जाएगा इस बजट से इस बार भी खास तौर पर मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा रहने वाली है सरकार से, क्योंकि बीते बजट में भी हमने ये देखा था कि टैक्स स्लैब में कैसे छूट दी गई थी। तो उम्मीद किसान और मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को बिल्कुल देखिए, और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट होगा। बजट में युवा, मध्यम वर्ग और असंगठित क्षेत्र में जुड़े जो लोग हैं उनको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है और इस बार का बजट सुर्खी इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अपने मैनिफेस्टो में पहली बार GYAN का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, बीजेपी ने किया था और कहीं ना कहीं GYAN का ख्याल रखते हुए उन सभी वादों को पूरा करना जरूरी हो जाता है इस बजट के जरिए। तो बिल्कुल देखिए, लगातार बजट से इस बार उम्मीदें कई लोगों को है और ऐसे में उन्हें साधने की कोशिश भी इस बजट के जरिए जरूर की जाएगी। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीट यूजी का काउंसलिंग स्थगित कर दिया गया है और नीट यूजी एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया कल यानी कि 6 जुलाई 2024 से शुरू की जानी थी और फिलहाल इसे कैंसिल कर दिया गया है। तो दैनिक जागरण की अखबार में भी आप इस खबर को देख पाएंगे और इस खबर को देखते हुए खास तौर पर क्योंकि जिस तरीके से नीट यूजी काउंसलिंग को स्थगित किया गया है, उम्मीद बहुत ज्यादा उन स्टूडेंट्स को खास तौर पर थी जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और उनको इस बात की उम्मीद भी थी कि इस काउंसलिंग में अगर उनको जगह मिलती है तो उनके साथ इंसाफी होगी, क्योंकि री नीट को लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया था और जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तब तक के लिए इस पर स्टे लगा दिया गया, यानी कि नीट यूजी की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए, और इस अखबार में भी आप देख सकते हैं, अमर उजाला में भी इस खबर को तरजीह दी गई है और फिलहाल 6 जुलाई को जो काउंसलिंग होनी थी उन सभी की काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया टाल दी गई है और अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और ना ही ये स्पष्ट हो पाया है कि आखिर आगे होगा क्या। शनिवार से शुरू होनी थी प्रक्रिया, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2024 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगले आदेश तक के लिए टाल दी गई है और पहले काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होने की संभावना थी। देखिए सुरभि, आपको याद होगा कि किस तरह से नीट परीक्षा में धांधलेबाजी के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई, जिसमें से एक याचिका ये भी थी कि काउंसलिंग को टाला जाए और काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे उन बच्चों का भविष्य अधर में होगा जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है कहीं ना कहीं। और देखिए 23 जून को एग्जाम हुआ, 30 तारीख को रिजल्ट का भी ऐलान हो गया, लेकिन जो काउंसलिंग होनी थी फिलहाल उसे टाल दिया गया है। बिल्कुल ठीक कह रही पूजा, क्योंकि खासतौर पर देखिए युवा वर्ग को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। जिस वक्त ये मामला कोर्ट पहुंचा था उस वक्त भी कोर्ट से भी अपील की गई थी युवा वर्ग की तरफ से कि उनके साथ कहीं कोई ज्यादती ना हो। जिस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले और 720 में से 720 मार्क्स कई स्टूडेंट्स को मिल गए थे, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि पेपर लीक करवाया गया है और इसीलिए काउंसलिंग अभी स्थगित कर दी जानी चाहिए, री एग्जाम हो और फिर काउंसलिंग हो। बिल्कुल, और देखिए अब फिलहाल इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई यानी कि कल होनी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे सुरभि। तो बिल्कुल हाथरस से यह खबर है क्योंकि जांच करने के लिए हाथरस पहुंच चुका है आयोग और ऐसे में मुख्य आरोपी का नाम जिस तरीके से तय किया गया था देव प्रकाश,
मधुकर और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। तो हाथरस सत्संग के दौरान जो हादसा हुआ, 121 लोगों की भगदड़ के दौरान मौत हुई थी, इसमें एसआईटी की टीम का गठन भी किया गया था और जांच के दौरान ही कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए थे। बिल्कुल देखिए, और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसे भेज दिया गया है। हाथरस का ये कांड आपको याद होगा जिसमें 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और लोगों की न केवल जान गई थी बल्कि कई लोग घायल भी थे। और इस सब के पीछे कारण था सिर्फ बाबा जिसके सत्संग में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। जांच करने के लिए हाथरस पहुंच गया है आयोग। मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 और गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी और अब तक 9 आरोपी दबोचे जा चुके हैं इस मामले में। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए, अब तक इसमें सेवादार, घायल और अनुयायियों के साथ भी आसपास के ग्रामीण भी शामिल है और ये भी तथ्य सामने आए हैं कि कैसे मन से चरण रज लेने के लिए अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि बाबा हर बार ही अपने भक्तों से कहते थे कि जब वो वहां से विराजमान हो, जब वहां से वो पधार ले तो उसके बाद उनकी चरण रज ले और उनकी समस्याएं जीवन की समाप्त हो जाएंगी। और इसी के तहत में इस बार भी फिर से ऐसा हुआ, जिस दौरान सत्संग को लेकर के जब बाबा अपना आसन छोड़ करके और वहां से आगे बढ़े, उनकी चरण रज लेने के लिए कई भक्तों की तरफ से आगे आया गया, लेकिन उसी दौरान अचानक से भगदड़ मची, कई लोगों की इसमें जान चली गई। बिल्कुल देखिए, और सुरभि कहीं ना कहीं बेशक से हम भोले बाबा की अगर बात करें तो अब तक उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, उन्होंने जो पीड़ित परिजन है उनके प्रति संवेदना जरूर व्यक्त की है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन भी लोगों की जान इस घटना में गई है, दिव्यंगत आत्मा को शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन अब भी बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। और जिस तरह से हाथरस मामले को लेकर जानकारी सामने आई, जिस तरह से हाथरस मामले में जो घटना घटी, देखिए यूपी सरकार बेवजह लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अखिलेश यादव की ओर से ये बयान दिया गया है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख, जिनकी ओर से ये बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिलहाल बिना पेपर के माफ कीजिएगा, जिस तरीके से इस वक्त कई अखबारों में अब तक इसे भी कोट किया गया है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर के पूरा मामला सामने आया है और ये कहा गया कि बेवजह कई लोगों को हाथरस भगदड़ के मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी एक और जहां एक समिति का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, जांच टीम वहां पहुंची और उसके आधार पर जांच टीम की तरफ से यह भी कहा गया कि हालांकि हमें कम समय दिया गया है, यानी कि महज 2 महीने का समय, इसी 2 महीने के दायरे में उन्हें जांच भी करनी है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसी दौरान उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करके और रिपोर्ट सौंपनी भी है। बिल्कुल देखिए, और ये हम आपको दिखा रहे हैं खबर, यूपी गवर्नमेंट इज नीडलेसली अरेस्टिंग पीपल से अखिलेश यादव। सपा प्रमुख है अखिलेश यादव और अब कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी हम उन्हें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाथरस में कांड हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए कि आखिर इतनी संख्या बल में लोग पहुंच गए, प्रबंध क्यों नहीं थे, क्या लापरवाही ऐसी रही, क्या पहले इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। और अगर इस घटना के बाद बाबा को छोड़कर बाकी सब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये बेवजह की गिरफ्तारी है, ये टोटली टाइम वेस्टेज है। तो बिल्कुल देखिए, एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि जो भी दोषी सिद्ध हो जाता है और ऐसे में उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो वही अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है, छोटी मोटी गिरफ्तारियां करके आखिर क्या जताने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और ये जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है ताकि इसमें समय सिर्फ जाया हो। बिल्कुल देखिए, और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। अब देखना होगा कि जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंचती है। रुक करते अगली खबर की ओर। कुलगाम में 2 मुठभेड़ों में मारे गए हैं 4 आतंकी, 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो फिलहाल ये हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी जो है वो, माफ कीजिएगा, 4 आतंकी ढेर हो गए हैं और 2 सुरक्षा बल से जो जवान तैनात किए गए थे
वो भी शहीद हो गए। बिल्कुल, देखिए ये अमर उजाला के इस अखबार में आपको देखने को मिलेगा कि कुलगाम में 2 मुठभेड़ में अब तक मारे गए थे आतंकी, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि अब तक 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। 2 मुठभेड़ हुए जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जाती है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में सुरक्षा बलों की टीम एक और तैनात रहती है, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर इन आतंकियों का पता लगाया जाता है और उन्हें ढेर किया जाता है। इस बीच 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन 4 आतंकियों को मार गिराया गया। बिल्कुल, देखिए सुबह मुद्रघम से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी, जिसमें लॉन्स नायक प्रदीप नैन शहीद हो गए। वहीं फ्रिसिल में चल रही मुठभेड़ में भी एक जवान के शहीद होने की खबर है। और बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं अगली खबर का सुर्खी। तो बिल्कुल, और अगली बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस गुजरात में इस वक्त चुनाव लड़ने की मूड में नजर आ रही है। बीजेपी को हराएंगे ये कांग्रेस बार बार कह रही है, और जैसा हमने आपको इस बात को लेकर जानकारी भी दी थी कि कैसे राहुल गांधी इससे पहले संसद में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर गुजरात में हम उतरते हैं तो फिर इनका सुपड़ा साफ हम करेंगे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस को जीत दिलाने की पूरी कोशिश उनके तरफ से की जाएगी, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया था। हालांकि इस पर अब तक बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन बीते कल आपने देखा कि कैसे गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी भी जिस दौरान पहुंचे हुए थे, उसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह का भी गुजरात का दौरा था और कांग्रेस ने इस बार खुला ऐलान कर दिया है कि गुजरात में बीजेपी को जहां वो मात देंगे, तो वहीं दूसरी ओर पूरी तरीके से क्लीन स्वीप भी किया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अब गुजरात में भी चुनाव लड़ेगी और न केवल चुनाव लड़ेगी बल्कि राहुल गांधी ने जीत का दम भी भर लिया है कि गुजरात में हमारी जीत तय है, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और कहीं ना कहीं अब विपक्ष का ये कॉन्फिडेंस जो है वो ये बताता है कि इस बार जो राहुल गांधी हैं वो काफ़ी एक्शन मोड में है, या कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में है। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है और परिवर्तन के साथ ही जनता ने ये मूड बना लिया है कि बीजेपी जो है वो अब इस बार सत्ता में ना लौटे और इसी की हर संभव कोशिश जो है वो विपक्ष की ओर से की जा रही है। तो बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि कैसे अयोध्या में जैसे बीजेपी को हटाया गया और समाजवादी पार्टी जीती, तो अब ऐसे ही इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस यहां अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को इस बार वहां हराया जाएगा। लेकिन बीजेपी का गढ़ रहा है गुजरात, ये समझने की जरूरत है। और गुजरात में क्या वाकई कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर पाएगी, मात दे पाएगी बीजेपी को, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, रुक करते अगली खबर का। 5 वर्ष में हर जिले में होंगे सहकारी बैंक और दुग्ध उत्पाद संघ, अमित शाह ने ये साफ तौर पर कहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश के प्रत्येक जिले में एक सहकारी बैंक और एक दुग्ध उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है और अगले 5 साल में उन 2 लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी कि PSCS स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है। तो वहीं 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने नैनो यूरिया और नैनो DAP पर 50% की सब्सिडी की घोषणा करने के लिए गुजरात सरकार को धन्यवाद दिया। बिल्कुल, तो ये अमर उजाला के अखबार में आप देख पाएंगे 5 वर्ष में हर जिले में सहकारी बैंक और दुग्ध उत्पादक संघ होंगे, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। बीते दिनों उनका गुजरात का दौरा था और इसी दौरे के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने 5 साल में ही सहकारिता की ऐसी मजबूत नींव डालने का जिक्र किया है जो कि अब तक 125 सालों में किसी ने नहीं देखा गुजरात में, और इसी वजह से उस उम्मीद को भी वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भरोसा आम जनता की तरफ से जताया गया है इस बार उसे भी मुमकिन करके दिखाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए और साथ ही अमित शाह ने कहा कि इनके इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी बचेगी। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि
आगे देश का विकास हो सके। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नड्डा ने जम्मू कश्मीर में चुनावी बुगल फूंक दिया है। पीओके को बताया अधूरा एजेंडा। तो द हिंदू में फिलहाल इस खबर को जगह दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की सहमति पर विचार किया जाएगा और पीओके को अधूरा एजेंडा बीजेपी ने बताया है। तो फिलहाल देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पहले से ही निगाह है एनडीए की और बीजेपी खुले तौर पर कई बार संसद में भी इस बात का जिक्र कर चुकी है कि अब अगला टारगेट उनका पीओके रहने वाला है। लेकिन साथ ही इस बात का ऐलान जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह भी इससे पहले कर चुके हैं और राजनाथ सिंह की तरफ से खुले तौर पर यह कहा गया था कि हमें हालांकि पीओके पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां के लोग खुद चाहते हैं कि वो भारत के साथ शामिल हो जाए। इस पर कई बार विपक्ष की तरफ से घेरने का काम भी एनडीए सरकार को किया गया, लेकिन अब बीजेपी में जिस तरीके से इसे एजेंडे के तहत में इस पर काम किया जा रहा है और पीओके को अगला टारगेट बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जेपी नड्डा की तरफ से भी इस पर यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भी इस पर पोल बजट किया गया और पीओके एक अभी भी अनफिनिश्ड एजेंडा उन्होंने करार दिया, यानी कि अधूरा है ये एजेंडा, इस पर काम करना अभी भी बाकी है। बिल्कुल देखिए, और खुद जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि पीओके हमारा है और ये एक अधूरा एजेंडा है जिसे बीजेपी जल्द पूरा करेगी और पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास जो है, हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और इस बार स्वास्थ्य विभाग जो है वो संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब खुद कश्मीर की जनता, जो कश्मीर की पब्लिक है, वो ये चाहती है कि सरकार यहां पर हमारी बने। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का रुख करते हैं खबरों की ओर। शराब नीति मामले में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और केजरीवाल की भूमिका पर जांच सीबीआई लगातार कर रही है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में बताएंगे कि आखिर हमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्यों दिक्कत है और क्यों गिरफ्तार उन्हें करना पड़ा है। सीबीआई ने आगे कहा कि अभी सिर्फ केजरीवाल की भूमिका और जांच को आगे बढ़ाया गया है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में जिस तरीके से इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लगातार घेरने का काम किया जा रहा है और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल बार बार अपनी सफाई सीबीआई के सामने रख चुके हैं। वो ये भी कहते आ रहे हैं कि सीबीआई हर बार एक ही सवाल करती है, लेकिन आबकारी नीति मामले को लेकर केजरीवाल की भूमिका पर अभी भी जांच सीबीआई की ओर से जारी है और सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जो सवाल पूछा जा रहा है उन सवालों के जवाब को गोल गोल घुमा रहे हैं और इसमें अभी भी कई ऐसे पेच है जिस पर वो स्पष्टीकरण जारी ना करते हुए, सहयोग ना करते हुए, क्योंकि उनके अभी भी कई डिटेल्स है जो कि सीबीआई के हाथ लगने हैं। फोन को लेकर भी उन्होंने पासवर्ड अपने साझा नहीं किए थे, जिस पर यह कहा गया था कि साइबर टीम से कांटेक्ट करके उनके फोन डिटेल्स को खंगालने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल देखिए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि हम जल्द ही ये स्पष्ट करेंगे कि आखिर जो घोटाला हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या है और हमने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। इन तमाम सवालों का जवाब हम कोर्ट के सामने जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल सीबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कब तक जवाब दिया जाएगा या फिर मामले में कब तक स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस कारण अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। तो सीएम अरविंद केजरीवाल के मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगी उनकी पत्नी सुनीता और साथ ही इस बात को लेकर भी जानकारी साझा की गई थी कि कैसे सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए अक्सर अपनी बात रखती आई हैं, उन्हें ईमानदार ठहराती आई हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्हें पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो मेडिकल रिकॉर्ड्स अब तक के रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जो जांच करवाए गए हैं जेल के भीतर ही सुनीता केजरीवाल की तरफ से,
इस पूरे मामले को लेकर के आप वो रिकॉर्ड हासिल कर सकेंगी और इस बारे में वो जानकारी और ज्यादा ले सकेंगी। आप ये देखिए कि द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे अब केजरीवाल की पत्नी को जो एक परमिशन दी गई थी, पहले उसे डिनाई किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से उनको अनुमति दी गई और ये बताया गया कि अगर वो चाहें तो अरविंद केजरीवाल के मेडिकल रिपोर्ट्स को वो खुद चेक कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार 6 जुलाई को एक और झटका दिया। कोर्ट ने उनके मेडिकल चेकअप के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जैसा कि सुरभि ने भी आपको बताया। हालांकि कोर्ट से सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत जरूर दी गई, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का चेकअप किया जाएगा उस दौरान वहां पर सुनीता केजरीवाल जो है वो मौजूद नहीं रह पाएंगी। अटेंडेंट के तौर पर फिलहाल सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल के पास रहने से साफ इनकार किया गया है। बिल्कुल, यानी कि वो रिपोर्ट्स तो जान सकती है, लेकिन जिस वक्त उनका चेकअप चल रहा होगा उस दौरान सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी उनके आसपास नहीं रह पाएगी, ये साफ तौर पर इसमें बताया गया है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर बार बार सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर चुकी हैं, अपनी बात रख भी चुकी हैं आम जनता के बीच भी, चुनाव प्रचार के दौरान भी, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कई बार अब तक उनका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, शुगर लेवल उनका गिरा है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए भी अभी भी हम तक मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं की गई और इसी वजह से मामला पूरा कोर्ट में पहुंचा था। और अब कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि वो वहां उपस्थित तो नहीं रह पाएंगे जिस दौरान उनका चेकअप होगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वो जरूर चेक कर सकती हैं। बिल्कुल, तो देखिए केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी सुनीता को दी जाएगी। केजरीवाल ईडी और सीबीआई के अलग अलग केस में गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया था, वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उनकी कस्टडी 12 जुलाई को खत्म होगी। और इसी के साथ रुख करते हैं अगली खबर का, जहां मोदी और स्टामर ने फोन पर बात की है। आपको बताते चले कि एफटीए के निष्कर्ष पर काम करने पर सहमति जताई गई है। जी हां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टामर ने शनिवार को पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए को जल्द से जल्द पूरा करने और द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि स्टारमर को हाल फिलहाल में यूके का नया प्रधानमंत्री चुना गया है और ऋषि सुनक को मात देते हुए जीत उन्होंने दर्ज की है, जिसके तहत अब मोदी और स्टामर के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई और साथ ही ये भी कहा गया कि जो अब तक के राजनीतिक रिश्ते रहे भारत और यूके को लेकर ये और मजबूत इसे करने की कोशिश की जाएगी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जहां एक और 650 सदस्य होते हैं, इसमें से 412 सीटें जीतने के एक दिन बाद ही मोदी ने स्टामर से फोन पर बातचीत की, उन्हें बधाई भी दी और यूके की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कैसे करना है इसको लेकर के भी स्टामर से उनकी प्राथमिकताओं के हवाले से ये बातचीत हुई है और इसी आधार पर यह तय किया जाना है कि अब आने वाले समय में भारत और यूके के बीच के रिश्ते कितने मजबूत और नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि लेबर द्वारा प्राप्त मजबूत जनादेश नई सरकार को भारत के साथ एफटीए को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और कहीं ना कहीं जो भारत है वो आगे की ओर अग्रसर भी होगा। देखिए सुरभि, जब हम बात भारत की भूमिका की करते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि पीएम मोदी लगातार विदेश दौरे पर जाते हैं और जब भी वो दौरे पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत खास इसलिए हो जाता है क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई एमओयू साइन किए जाते हैं जिसके जरिए भारत में निवेश और निवेश के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा सरकार पर और मोदी पर, भारत पर, इंटरनेशनली अगर हम बाकी देशों की बात कर ले, कंट्रीज की बात कर ले तो वहां से भी भरोसा मिल पाना ये एक कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी चीजें आसान करता है। बिल्कुल सही कह रहे पूजा आप। और देखिए जो कियर स्टामर है इनका जिस वक्त चुनाव किया गया यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जब चुनाव का ऐलान किया गया था ऋषि सुनक की तरफ से, उनको कहीं ना कहीं ये डर जरूर था कि शायद इस बार उनकी सरकार की वापसी ना हो पाए क्योंकि नाराजगी खासतौर पर वहां पर लोगों में देखी गई थी यूके में और ये कहा जा रहा था कि लेबर पार्टी क्योंकि आम जनता की भूमिका को समझ पा रही है तो ऐसे में 120 सीटों के साथ में सिर्फ अपनी जीत ले पाए हैं, मतलब कुछ सीटें ही
इस बार ऋषि सुनक को मिली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कियर स्टारमर की बात की जाए तो उनको 420 सीटें और उसी के साथ में एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की और लेबर पार्टी की 25 सालों के बाद यूके में वापसी हुई है। और इसको लेकर स्टारमर ने आश्वस्त किया कि उनके जो भी अब तक रिश्ते रहे जिन देशों के साथ में उसे पूरी तरीके से परिपक्वता के साथ में वो निभाएंगे और खासतौर पर भारत के साथ में अपने द्विपक्षीय रिश्तों पर खासतौर पे वो ध्यान देंगे और इन रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था का ग्राफ को कैसे आगे बढ़ाना है। जिस टैक्स को लेकर नाराजगी ऋषि सुनक के सरकार के दौरान चल रही थी उसे कैसे कम करना है, लोगों में उस खुशी को कैसे वापस लाना है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर ध्यान देने की बात लेबर पार्टी की तरफ से यूके में कही गई है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं आपको याद होगा सुरभि, जब ऋषि सुनक यहाँ पर भारत आए थे तब उनका भव्य स्वागत किया गया था, क्योंकि एक तो वो मूल रूप से भारतीय थे और अब क्योंकि स्टारमर से जीत के बाद फोन पर पीएम मोदी ने बात की है तो इससे ये स्पष्ट जरूर हो जाता है कि ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध चाहे वो खुद ऋषि सुनक रहे हो या फिर अब स्टारमर हो, बेहतर ही रहने वाले हैं। ये रिश्ता बिल्कुल भी बिगड़ने वाला किसी भी हाल में नहीं है। बिल्कुल, तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई करेंगे, क्योंकि बीते कल ही मनीष सिसोदिया को लेकर के एक खबर सामने आई थी और उनको एक बार फिर से झटका मिल गया है। दरअसल 15 जुलाई तक के लिए उनकी हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया और लंबे समय से सलाखों के पीछे चल रहे हैं मनीष सिसोदिया। और दिल्ली शराब घोटाला कांड आपको जरूर पता होगा और इसी मामले में जो पॉलिसी तैयार की गई थी उस पॉलिसी को लेकर कई बड़े सवाल अब तक किए जा रहे हैं। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से झटका लगा और उनकी न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल देखिए, 15 जुलाई के लिए जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई गई है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। हालांकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई थी और जब संजय सिंह भी रिहा कर दिए गए थे तो एक उम्मीद थी, एक कह सकते हैं उम्मीद की किरण उनके लिए जगी थी कि शायद उन्हें भी राहत मिल सके। लेकिन दूर दूर तक अब तक की अगर हम बात कर लें तो मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बाजेवा के समक्ष पेश किया था, जहां यह फैसला लिया गया और अब 15 जुलाई तक के लिए अब उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां टमाटर की कीमतें अब आसमान छू रही है। जी हां, केंद्र सरकार नए स्टॉक के लिए दक्षिण की ओर देख रही है। अब कहीं ना कहीं सब्जी जो है फिर से महंगी होने को है। गर्म मौसम और भारी बारिश ने दिल्ली, कानपुर और कोलकाता समेत कई शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 70 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। यानी अब अगर आप मार्केट में टमाटर लेने जाएंगे तो एक बार फिर से टमाटर आपको महंगा मिलेगा और शायद हो सकता है कि अब आपके किचन से टमाटर गायब हो जाए, क्योंकि इसके लिए अब आपको 70 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम देना होगा। हालांकि इस साल अब तक की सबसे तेज वृद्धि जो है वो टमाटर के दाम में हुई है और कहीं ना कहीं एकदम से टमाटर के दाम में उछाल ये कई सवाल खड़े करता है कि क्या एक बार फिर से किचन में काम करना महिलाओं को भारी पड़ने वाला है। क्या एक बार फिर से जो सब्जी के दाम हैं वो महंगे होने वाले हैं, क्योंकि 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और 23 तारीख को बजट पेश होने से पहले महंगाई की एक खबर सुन ये तय है कि लोगों के भी कान खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल, तो देखिए साथ ही ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से टमाटर के दामों में इजाफा दर्ज किया गया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतनी तेजी के साथ में ये वृद्धि की गई है। हालांकि केंद्रीय सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन उनकी तरफ से इस बात पर अभी तक कई बातों का जिक्र करते हुए और ये हवाला दिया गया है कि इसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा इस वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन पूरी कोशिश लगातार जारी है कि कैसे हर वर्ग के लोगों को राहत देने का काम किया जा सके और इसके लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं जब टमाटर के भाव बढ़ते हैं तो खास तौर पर गृहिणियों को इस बात का झटका जरूर लगता है, क्योंकि अगर आपको टमाटर का शौक बहुत ज्यादा है, सब्जी में आपको डालना हो या फिर टमाटर की चटनी बनानी हो, तो थोड़ा सा आपका स्वाद जरूर बिगड़ सकता है, आपके बजट पर भी असर पड़ सकता है इससे, क्योंकि आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ जाएगी।
लगभग बताया जा रहा है कि 70 रुपए किलो तक भी अब तक इसके दाम और जा सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हालांकि केंद्र उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी राज्य से ताज़ा फल जल्द ही बाजारों में आने वाली है और इससे कुछ ही दिनों में कीमतों में फिर से कमी आ जानी चाहिए। साथ ही बारिश के कारण प्रमुख सब्जियों की जो गर्मियों की बुआई है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि टमाटर के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए 70 से 90 रुपए प्रति किलो अब आपको मिलेंगे और कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है, महंगाई का बोझ जो है वो अब आपको झेलना पड़ेगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे सुरभि। तो बिल्कुल, और यह खबर बाढ़ से जुड़ी हुई है। दरअसल बाढ़ से नहीं होने देंगे किसी प्रकार का कोई जनधन की हानि, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुनिश्चित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक बैठक भी की थी और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर जायजा भी लिया था, जानकारी हासिल की थी। तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने इस बैठक में जन जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कि बाढ़ के समय राहत और बचाव के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन और विवेक का एक्शन लेने को कहा भी था। बिल्कुल देखिए, बाढ़ के कारण से नहीं होने देंगे जनधन की हानि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है। देखिए, लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होती है। बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, किसानों की जो फसल है वो भी जलमग्न हो जाती है और ऐसे में किसी को भी जन धन का नुकसान हम नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश सरकार की है। राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से देवरिया बाईपास तिराहा होते हुए पैडेलगंज की तरफ बनाए जा रहे 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों के लिए बने नक्शे का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सब तैयार हो जाइए आने वाली स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए भी अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऐसे में देखिए, जो शहरी इलाके हैं वहां के लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां लोगों को बाढ़ जैसी समस्या भी झेलनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल, खासतौर पर मानसून जब भी आता है तो आपको अक्सर ऐसा कई शहरों में देखने को मिलता है कि कैसे बाढ़ की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त तो होता ही है, किसानों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और खासतौर पर सड़कें पूरी तरीके से नदी में तब्दील होती हुई नजर आती है। और इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसको लेकर उन्होंने जानकारी हासिल की कि आखिर अब तक की तैयारी बाढ़ से निपटने के लिए किस प्रकार से की जा रही है और आगे आने वाले समय में अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उन स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी भी ली और दिशा निर्देश भी जारी किए। बिल्कुल देखिए, तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। और अब ग्रामीण उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक कानून को लागू करना कठिन कार्य साबित हो रहा है। पुलिस की ओर से ये कहा गया है। द हिंदू के पेज पर इसे तरजीह भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के रेहरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत अपना पहला मामला दर्ज करने के लिए, जो कि हाल ही में लागू किया गया है आपराधिक कानून है, रात भर संघर्ष किया ताकि वो उन दस्तावेजों को डाउनलोड कर सके जो ये निर्धारित करते हैं कि कानून को व्यवहारिक उपयोग में कैसे लाया जाए। अमरोहा से थोड़ी दूर तक एक सुदूर गांव में स्थित शीण पुलिस स्टेशन 1 जुलाई को नए कानून के तहत यहां पर मामला दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस स्टेशन बन चुका है। तो देखिए, फिलहाल जो नया कानून जो लागू किया गया है उसके तहत कई चीज़ों में बदलाव किया गया है सुरभि, और कहीं ना कहीं इसके तहत जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत समस्या जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि बदलाव के बाद आखिर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी, ये लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो पुराने कानून थे या कह सकते हैं पुरानी धाराएं थी, IPC के जो एक्ट थे उसके तहत लोग जो है वो जागरूक थे, लेकिन अब नए कानून के बारे में लोगों को क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ऐसे में उन्हें समस्याएं जो हैं वो थोड़ी बहुत झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए वहीं दूसरी ओर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि
तमाम पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी दी जा सके कि अब तक के जो भी क्रिमिनल लॉज में बदलाव लाए गए हैं वो आम लोगों को उससे जुड़े हुए जो सुझाव जारी करने हैं और जैसे कानून की व्यवस्था को लेकर के उनको समझाइश दी जानी चाहिए, तो वो समझाइश पूरे तौर पर उनको मिल पाए, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस कानून को समझने में, क्योंकि इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं और इन्हीं बदलाव को लेकर के लगातार ये कोशिश जारी है कि अगर कोई केस फाइल होता है तो नए कानूनों के तहत में हो, लेकिन इन कानूनों को उनको कैसे समझना है और किस धाराओं में कौन से कानून को लाया गया है, ये समझने की उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। तमिलनाडु के बीएसपी नेता की हत्या में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के शवगृह के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। तो देखिए, प्रदर्शन भी किया गया, रैली निकाली गई और जिसके तहत में अब तनाव फैल चुका है और बीएसपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 3 बदमाश जो कि बाइक पर सवार होकर के आए थे और बुरी तरीके से चाकू से गोदकर आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी थी। तो आर्मस्ट्रांग की एक दिन पहले ही दुखद तरीके से हत्या करने की खबर सामने आई, जिसके बाद से पार्टी के सदस्यों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और अस्पताल के बाहर उस समय माहौल अराजक हो गया जब बीएसपी नेता और समर्थक अपने मारे गए नेता के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये रही खबर, आप देख सकते हैं दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस खबर को आप दैनिक जागरण में पढ़ सकते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको दे दें। जहां आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को 6 बदमाशों ने हत्या कर दी थी तमिलनाडु में। बसपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बसपा के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 8 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। हालांकि दिवंगत नेता के समर्थकों और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए कि क्या गिरफ्तार किए गए संदिग्ध असली अपराधी हैं। ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी हत्या कर देना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर एकाएक इस तरह से हत्या किसी प्रदेश अध्यक्ष की किसी भी पार्टी के कैसे की जा सकती है। तो ऐसे में जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या वाकई वो असल आरोपी हैं या फिर उनकी आड़ में अपराध किसी और ने किया है, अंजाम किसी और ने दिया है, लेकिन पैसे देकर उन लोगों को अब अपना शिकार बनाया जा रहा है। तो फिलहाल तमिलनाडु में इस बात को लेकर पहले भी कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं सरकार को लेकर और ये कहा जाता है कि बार बार क्यों ऐसी घटनाएं सामने आती है, आखिर कानून व्यवस्था इतनी चरमराई स्थिति में क्यों नजर आती है तमिलनाडु में। तो बिल्कुल खबरों में बढ़ते आगे, बारिश का कहर लगातार जारी है जहां पर अमरनाथ और चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बिहार में 9 मौत हुई है और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। देश के अधिकतर राज्यों में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा आज यानी कि 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही बिहार में कई नदियां बारिश के चलते उफान पर हैं। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत भी हो गई है। जी हां, 9 लोगों की मौत हो गई है और उत्तराखंड में जो फिलहाल चारधाम यात्रा चल रही है या अमरनाथ यात्रा चल रही है, इस पर रोक लगाया गया है। रोक इसलिए लगा दी गई है क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन जैसी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और भूस्खलन के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, तो बारिश का कहर किस कदर इस वक्त जारी है, जगह जगह पर आपने तस्वीरें भी अब तक देखी होंगी और अमरनाथ और चारधाम की यात्राएं इस वक्त रोक दी गई है कुछ समय के लिए। बिहार में अब तक 9 लोगों की जान जाने की भी खबर है और ये भी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में 100 अब तक सड़कें पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, वहां आवाजाही बंद हो चुकी है क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन और पहाड़ धड़कने की खबर सामने आई जिसकी वजह से रास्तों को बंद करना पड़ गया है। बिल्कुल, और वहीं रुक करते अगली खबर का, ईरानियों ने सुधारवादी पेजेश्कियन को राष्ट्रपति चुन लिया है। जी हां, और दैनिक भास्कर में इसे जगह दी गई है। ईरान के सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार को रूढ़िवादी
सईद जलीली के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये चुनाव गाजा युद्ध, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम के साथ विवाद और प्रतिबंधों से प्रभावित ईरान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर घरेलू असंतोष के कारण बढ़े क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ दैनिक भास्कर के अखबार को अगर आप देखें तो बिल्कुल पहले ही पन्ने पर आपको ये खबर मिल जाएगी कि कैसे ईरान में युवाओं ने कट्टरपंथियों को हराया है और अब हिजाब मुक्ति के वादे को मसूद क्या वाकई नए राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त भी बना हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार खबरों का सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। अखबार की सुर्खियों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।